Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 8th session for the course HRM 755 Performance Management. And I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the last session, we discussed the characteristics of good vision statements. हमने बात की थी कि कौन कौन से कंपोनेंट विजन स्टेटमेंट में होने चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छी विजन स्टेटमेंट क्यों कहलाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें हमने बात की थी कि ब्रीफ होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, विजन स्टेटमेंट जो है वेरीफाइबल होनी चाहिए। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, एग्जांपल्स देखी थी इनकी हमने सबकी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि गोल्स क्या होते हैं। जब हमने गोल्स की बात की थी तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि गोल्स जो हैं बेसिकली पहले हम मिशन बनाते हैं, फिर विजन बनाते हैं, उसके बाद हम मिशन और विजन को अचीव करने के लिए हम मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में हम कुछ स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि मिशन तो हमारा अगर कुछ भी है तो हम उसके लिए हमने कैसे उसको अचीव करना है। उन जो स्टेप्स हैं, हम अचीवमेंट्स हैं, टेंजिबल जो हमारी अचीवमेंट्स हैं इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, वो हमारे गोल्स कहलाती हैं। और उसके बाद फिर हमने बात की थी कि स्ट्रैटेजीज, कि अब गोल्स को और मिशन को, विजन को, इन तीनों चीज़ों को अचीव कैसे हम करते हैं थ्रू स्ट्रैटेजी। उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जी हमने पहले ये गोल अचीव करना है, ये गोल्स हमने 3 साल में अचीव करने। इन गोल्स की वजह से हमारा मिशन अचीव होगा 5 साल में और विजन अचीव होगा। और स्ट्रैटेजिक चीज़ हम जब बनाते हैं तो उसके लिए फिर हम एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं, एक हम रोड मैप बनाते हैं कि जी हमने ये इस तरह से इधर जाना है, इधर से यूं करना है, फिर ऐसे करेंगे तो हमारा ये गोल अचीव होगा और इससे हमारे इवेंचुअली मिशन और विजन अचीव हो रहे होंगे। फिर हमने जब स्ट्रैटेजीज़ की बात की तो स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया। स्ट्रैटेजिक प्लान की हमने डिफरेंट केस स्टडीज़ भी देखी थी, इसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन देखा, एचआर फंक्शन। जो स्ट्रैटेजीज़ के लिए एचआर फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है, व्हाट डज इट डू, करता क्या है, ये सारा हमने उसमें 5 हमने मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उनकी एग्जांपल्स भी सबकी हमने डिस्कस की थी कि हमने बताया था कि जी एचआर फंक्शन जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल कि विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है इसके अंदर कि स्ट्रैटेजी तो कंपनी ने बना ली कि जी ये स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू गोल और हमने मिशन विजन अचीव करना। अब वो स्ट्रैटेजी इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स जो कि तमाम एम्प्लॉयज़ को बताता है कि जी कंपनी की ये स्ट्रैटेजी ऐसे अचीव करना है। ह्यूमन रिसोर्स है जो कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर को अलाइन करते हैं with the mission and vision of the company. So human resource plays a very important vital role. फिर हमने बात की थी कि जी developing strategic plans at unit level. Unit level के ऊपर strategic plans कैसे बनते हैं, और हमने ये डिस्कस किया था कि it is exactly the same जैसे हम corporate level पे करते हैं। यूनिट लेवल पे क्या करते हैं कि एक कॉर्पोरेट का मिशन है। अब जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था एक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ ग्लोबल फर्म, बहुत बड़ी कंपनी है, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। नाउ माइक्रोसॉफ्ट के फिर बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिविजन्स हैं। वन ऑफ देयर डिवीजन इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो कि ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब MSTE माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनका है यूनिट, जो है बिजनेस यूनिट है, उसका हमने देखा था। उसकी हमने बड़ी डिटेल के अंदर हमने उसकी केस स्टडी डिस्कस की थी कि उस एक तो माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है, माइक्रोसॉफ्ट का विजन है, और फिर एक माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन यूनिट जो है उसका मिशन और विजन है। अब वो, और फिर हमने ये बात की थी कि उसका जो मिशन और विजन है वो कैसे अलाइंड होना चाहिए विद द कंपनीज मिशन एंड विजन, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि दोनों आपस में अलाइंड हो। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर
बिजनेस यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स के मिशन विजन गोल्स आप अलाइंड होंगे विद द ओवरऑल गोल ऑफ गोल्स या मिशन विजन, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अचीव परफॉर्मेंस। डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो इन टर्न कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही होगी। फिर हमने लास्टली डिस्कस किया था जॉब डिस्क्रिप्शंस कि व्हाट आर जॉब डिस्क्रिप्शंस। हमने पिछले सेशंस में भी बहुत डिस्कस किया। जॉब एनालिसिस को हमने डिस्कस किया था। जॉब एनालिसिस में हमने बात की थी कि एक तो जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर जॉब के लिए नॉलेज कौन सी रिक्वायर्ड है, स्किल्स, एबिलिटीज़, केसेस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, वो हम उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फिर उसकी बेस पे हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, फिर हम उसके बेस पे रिजल्ट्स डेवलप करते हैं। रिजल्ट्स और बिहेवियर, रिजल्ट्स और बिहेवियर में जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो हमने वेरियस पहले हम केस स्टडीज़ और एग्जांपल्स इसमें डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने एक दोबारा से रिवाइज करने के लिए एक एग्जांपल देखी थी कि कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन की हमने बात की थी। तो उसमें हमने कहा था कि अगर हम बिहेवियर्स की बात की थी कि मैं अगर एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हूँ, CSR हूँ, और आप एक कस्टमर हैं, आपने मेरे जो है स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है, वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ की, एक सपोज माइक्रोवेव ओवन ख़रीदा। आप घर लेके गए, 2-4 दिन आपने इस्तेमाल किया, ओवन ख़राब हो गया। आपने क्या किया, कंपनी को कॉल किया कि जी मैं आप ओवन ख़रीद के लाया था और ख़राब हो गया। अब मेरी जो कंपनी है उसकी, मैं एम्प्लॉय हूँ, उसकी मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में कि जी मैं जो भी जितनी कॉल्स कंपनी की आएंगी वो सारी मैं सुनूंगा और उनको गाइड करूँगा। अब क्या होता है, कॉल आपने मुझे किया, मैं कॉल उठाता हूँ, लेकिन आपको मैं प्रॉपरली गाइड नहीं करता। मैं कॉल आपसे बात तो करता हूँ, कहता हूँ जी ख़राब, आपने कहा जी माइक्रोवेव में लेके गया था वो ख़राब हो गया है, तो मैं कहता हूँ जी ख़राब हो गया, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आपने ख़राब की, ठीक तरीके से यूज़ करना था। अब मैंने अपना रिज़ल्ट तो अचीव कर लिया, रिज़ल्ट अचीव हो गया कि जी मैंने कॉल सुनी भी और आपसे को बताया भी, लेकिन वेयर इज़ द बिहेवियर। बिहेवियर क्या है कि आप मुझे कॉल करते हैं, मैंने कॉल उठाई, मैं कहता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका, ठीक है, हाँ जी, आप बताते हैं कि जी मैंने माइक्रोवेव ख़रीदा था और वो उस तरह ख़राब। मैं कहता हूँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी कंपनी की 6 मंथ्स की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। कैसे ख़राब हुआ था, अच्छा इस वजह से हुआ था। फिर अगर वो कहे कि नहीं जी मेरे से उसके अंदर पानी गिर गया, तो मैं कहूँगा कि जी पानी गिर जाना वारंटी में कवर नहीं होता, लेकिन हम आपकी हेल्प ये कर सकते हैं, आप ले आएँ, हम उसको ठीक कर देते हैं, जो उसके ऊपर मिनिमम एक्सपेंस आएगा वो आप काइंडली पे कर दें। तो हम आपके साथ आपको जो है आपकी हेल्प ये कर सकते हैं कि हम आपसे सर्विस चार्जेस नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ख़रीदे हुए अभी 10 दिन हुए हैं, और इस वजह से हम आपको सर्विस चार्जेस वेव ऑफ कर देंगे, लेकिन आपको जो कंपोनेंट या पार्ट चेंज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो और उससे मैं इस तरह से एक इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा कि अब कस्टमर मेरे बात करने से, मेरे बिहेवियर से इतना इम्प्रेस होगा, खुश होगा कि अच्छा जी ठीक है, मैं कल ही ओवन ले आता हूँ, वो लाएगा हमारे कस्टमर सेंटर के ऊपर, हम उसका ओवन ठीक करके देंगे। अब वो उसको हमने ठीक तो कर दिया, उससे हमने पैसे भी चार्ज कर लिए। अब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कोई परचेज़ करेगा वो कहेगा कि जी मैंने इसी कंपनी की ख़रीदनी है, क्योंकि इस कंपनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस था इनके साथ। कैसे? क्योंकि मेरे बिहेवियर की वजह से। अगर मैं उससे सेम अगर सिचुएशन हो कि मैं उससे, वो मुझे कस्टमर कॉल करता, मैं उससे बात करता, उससे कहता कि जी ये वो कहता जी माइक्रोवेव ओवन ख़राब हो गया, और उसमें कहता कि जी ख़राब हो गया, ठीक है तो आप ऐसा करें ले आएँ और इतने चार्जेस होंगे और ये होगा, और आपने ख़ुद ख़राब किया और हमारी उसमें कवर नहीं होता, तो जो है हम आप ले आएँ तो हम देखेंगे। अब व्हाट विल हैपन, मैं अगर कस्टमर हूँ तो मैं तो दोबारा उस कंपनी में दोबारा कभी भी ना जाऊँ। मैं कहूँगा जी उस कंपनी को भी तो पैसे दे के ठीक कराना है ना, तो रादर मैं आई विल फाइंड अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप, आई विल टेक इट देयर, मैं वहाँ से जाकर ठीक करा लूँगा।
वाई शुड आई गो टू द कंपनी, जब कंपनी के बंदा जो है उसने मेरे से बात ही ठीक तरीके से नहीं की, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। आइंदा मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट भी कोई नहीं खरीदूंगा, ना किसी को रेफर करूंगा। सो दैट इज़ वाई कंपनीज क्या करती हैं, बिहेवियर पे इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्ट कैसे करती हैं? थ्रू द रिवॉर्ड सिस्टम। अब मैंने कस्टमर से अच्छी तरीके से बात की, कस्टमर को मैंने इम्प्रेस किया, कस्टमर आया, उसकी वजह से उसने अब वो नेक्स्ट परचेजेस भी करेगा, कंपनी को इन टर्न कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, वो और सेल्स, वो और प्रोडक्ट्स परचेज करेगा। और मेरे बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी मुझे भी रिवॉर्ड दे रही है, मुझे भी कोई इंसेंटिव दे रही है, बोनस दे रही है, एक्स्ट्रा पे दे रही है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन के अंदर वो डिस्कस की थी और हमने इन डिटेल विद हमने हार्ले डेविडसन की एक हमने केस स्टडी डिस्कस की थी और ये सब हमने लास्ट सेशन में देखा था। नाउ कमिंग टू दिस सेशन, टुडेज सेशन, इसमें हम सबसे पहले विल डिस्कस कि इंडिविजुअल्स और टीम परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और टीम परफॉर्मेंस दोनों में फ़र्क क्या है और ये कैसे रीइंफोर्स करती हैं मिशन विजन को और कैसे लिंक करते हैं कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अगर बढ़ेगी तो टीम की कैसे बढ़ेगी और इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करेगी। फिर चॉइसेस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हम चॉइसेस देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज हैं। फिर बिल्डिंग सपोर्ट। फाइनली हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 एंड हो जाएगा और चैप्टर नंबर 4 हम सेक्शन 2 का स्टार्ट करेंगे, जो कि विच इज़ अबाउट डिफाइनिंग परफॉर्मेंस एंड चूजिंग अ मेजरमेंट अप्रोच। सबसे पहले उसमें हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ परफॉर्मेंस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या हैं, स्टेप्स इन डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या हैं। ये सारे टॉपिक्स आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस। The performance management system needs to display the behavior and produce the results required to support the organization and the unit's mission, vision and goals. अब क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, बिहेवियर्स और रिजल्ट्स के ऊपर, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन के किसको, मिशन, विजन और गोल्स को सपोर्ट करने के लिए। वो दो चीज़ों पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमने जब बात की थी वैल्यूएशन की तो हमने गोल्स और रिजल्ट्स और बिहेवियर्स की बात की थी, तो इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। डेवलपमेंटल प्लान्स नीड्स टू बी अलाइंड विद द यूनिट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज। एज अ डेवलपमेंटल प्लान क्या है, हमने जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की पिछले सेशंस में बात की थी तो हमने कहा था जी हम परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, एक तो हम देखते हैं रिजल्ट अचीव हुआ नहीं हुआ, फिर बिहेवियर, उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंटल प्लान। डेवलपमेंटल प्लान क्या है कि मैं एज एन इंडिविजुअल मेरा क्या प्लान है अपनी नॉलेज इंक्रीज करने का, अपनी स्किल्स इंक्रीज करने का, अपनी एबिलिटीज इंक्रीज करने का, और मैं किस डायरेक्शन के अंदर मैं चल रहा हूँ, सो दैट के कंपनी की और मिशन, विजन और गोल्स के साथ मेरी डायरेक्शन अलाइंड है या नहीं है। Well-designed management systems define a clear path from organizational mission, vision and goals to individual and team performance. क्या है, well-designed management system जो performance management system है वो किन चीज़ों का ख्याल रखता है कि वो कंपनी के मिशन, विजन और गोल्स को इंडिविजुअल के मिशन, विजन, गोल और टीम के फिर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मददगार साबित होता है। जो क्या है, well-designed performance management system. This is critical because organizational success is a direct function of the alignment between collective and individual objectives. Very important, very true. हमने बड़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। अगर कंपनी का गोल और इंडिविजुअल का गोल, कंपनी का मिशन, इंडिविजुअल का मिशन, कंपनी का विजन, इंडिविजुअल का विजन, ये दोनों आपस में अलाइंड होंगे तो क्या होगा कि इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, इन टर्म्स ऑन द अदर हैंड कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही होगी। एक केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं। For job description for performance solution group manager at Microsoft.
As the performance solution group manager, you will be accountable for developing and delivering on a portal strategy that touches over 20,000 employees worldwide and involves a complex data delivery system. अभी माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है. माइक्रोसॉफ्ट में कितने 20,000 एम्प्लॉयज हैं वर्ल्ड. Additionally, the person is responsible for defining the cutting edge tool suite used by the team to develop and maintain the portal. अब जो पोर्टल है जिसके ऊपर 20,000 एम्प्लॉयज का डाटा है और वहीं से क्या हो रहा है वो डिलीवर कर रहा है, तो वो जो पर्सन उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द कंटेंट हाउस्ड बाय द ग्रुप एंड ऑल ई-लर्निंग सॉल्यूशंस. की इनिशिएटिव्स इंक्लूड redesigning an engineering excellence guide within next 6 months and evolving it over the next 18 months to 3 years to become the industry leading performance support site. Key challenges include maintaining and managing the cutting edge tool suite used by the team and driving a clear vision for an industry leading portal and content delivery plan. Performance solutions group manager, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो 20,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने एक पोर्टल बना दिया, एक ऑनलाइन एक वेबसाइट बना दी जिसके ऊपर 20,000 एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो मैनेज होता है. ठीक है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी कि कटिंग एज उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, पोर्टल ई लर्निंग सोल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल हैं. ठीक है जी. की इनिशिएटिव्स उन्होंने कहा जी कि इंजीनियरिंग एक्सलेंस गाइड उन्होंने 6 मंथ्स में डेवलप की, फिर 18 to 3 years के अंदर उन्होंने उसको इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस सपोर्ट उन्होंने बना दिया उसे. क्वालिफिकेशन फॉर दिस, अब उन्होंने ये सारी चीज़ें क्या बताई हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं परफॉर्मेंस सोल्यूशन ग्रुप मैनेजर के लिए. माइक्रोसॉफ्ट ने एक परफॉर्मेंस सोल्यूशन ग्रुप मैनेजर रखना है जिसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो ये काम करेगा, इन चीज़ों के लिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल होगा. फिर उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोजीशन आर मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. कि जी जो परफॉर्मेंस सोल्यूशन ग्रुप मैनेजर है उसका कम से कम 5 साल का सीनियर मैनेजमेंट का तजुर्बा होना चाहिए. प्रेफरेबली इन नॉलेज मैनेजमेंट, ई-लर्निंग और वेब बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल्स, एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड एक्सरसाइज साउंड बिजनेस जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ये काम उस एबिलिटीज उसमें नॉलेज ये होनी चाहिए तो वो ये काम कर सकेगा. एक्सीलेंट लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने चाहिए. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस डिलीवरिंग शिपिंग, वेब बेस्ड लर्निंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस. Proven record of successful team management, ability to work well independently and under pressure while being flexible and adaptable to rapid change. ये सारी वो abilities और knowledge areas और वो skills हैं जो कि चाहिए performance group solutions group manager के अंदर. Knowledge of performance support and training procedures, standards and processes is preferred, with the charter to enable Microsoft engineering work groups to realize their full potential for innovation and Microsoft through world-class learning strategies. Microsoft Training and Education provides performance support strategies to support the overall corporation software engineering efforts. कि जी जो Microsoft का ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो उनका विंग है, यूनिट है, उसका जो विजन और मिशन है वो किस तरह से ये आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, अलाइन करता है विद माइक्रोसॉफ्ट के जो ओवरऑल ग्रुप का जो है वो मिशन एंड विजन है. Our efforts include the design, development and delivery of a learning program, online information resources Microsoft employs. MST's integrated suite of technical offerings support our goal of having a significant impact on Microsoft business. अब जो उन्होंने ऑनलाइन ये वेब बेस्ड टूल बनाया है जिसके थ्रू वो सारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्चुअली इट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट, एक वो इम्पैक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, ओवरऑल जो माइक्रोसॉफ्ट का परफॉर्मेंस है. वी प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्रॉस ग्रुप कम्युनिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्टीज एंड इंडस्ट्री एक्सपर्टीज. इसके बाद एंड पे शुरू में तो उन्होंने बताया कि जी वो बंदा रिक्वायरमेंट क्या है इस जॉब की, वो क्या काम करेगा, फिर बताया उसके नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड, उसके बाद बताया कि माइक्रोसॉफ्ट इस सारे काम के लिए क्या कर रहा है. So this was a job description for Performance Solution Group Manager at Microsoft.
As a second example, consider the actual case of Dell Computers. Dell Computers के example है. Dell is one of the top players in the personal computing industry through its mode of online direct selling. Dell क्या करता है? Direct sell करता है online. आप उनकी website पे जाके वहाँ से खरीद सकते हैं. Dell's main strategic business strategy is to be a low-cost leader in an industry. Low-cost leader है that deals with a product that is increasingly regarded as commodity. However, in addition to a low-cost strategy, Dell has a customer relationship business strategy of maintaining customer service at a high level. अब क्या है Dell की जो actually direct selling strategy, it is very different with other जो है ये companies. पाकिस्तान में तो हम डेल कंप्यूटर्स देखते हैं, लैपटॉप्स देखते हैं, शॉप्स के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ये डेल कंप्यूटर कहीं भी दुनिया में इस तरह नहीं बिकता. डेल कंप्यूटर अगर मैं ये पाकिस्तान में भी जो लोग दुकानदार हैं ये क्या करते हैं कि डेल की वेबसाइट से ख़रीदते हैं, ख़रीद के अपनी शॉप पे रखते हैं. डेल पूरी दुनिया में कैसे अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप बेचता है, उनकी वेबसाइट है. आपने उनकी वेबसाइट पे जाएं, जाके वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, आपने जो कंप्यूटर ख़रीदना है उसके पार्ट बाय पार्ट आपसे पूछ लेता है कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप ख़रीदना है, ठीक है, कौन सी सीरीज़ का लैपटॉप ख़रीदना है, उसमें कौन सा प्रोसेसर, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, क्या चाहिए, और उस हिसाब से वो पैसे ऐड होते जाते हैं और वो आपके इवेंचुअली इतने डॉलर्स का ये कंप्यूटर है. आप वहाँ से ऑनलाइन पे करें, वो आपके घर आपको लैपटॉप पहुँचा देते हैं. उनका फिज़िकली कहीं किसी शॉप पे जाके आप देख नहीं सकते कि डेल कहाँ पड़ा हुआ है, मैं वहाँ से जाऊँ. जैसे हम चाहते हैं कि जी मैंने कंप्यूटर की मार्केट में गया हूँ, फलानी शॉप के पास फलाना मॉडल पड़ा है डेल का, फलानी शॉप के पास फलाना मॉडल डेल का पड़ा है, और मैं ये इन दोनों में से मैं जाके मैं कौन सा ख़रीदना चाहता हूँ. तो एक्चुअली वो डायरेक्ट सेल करते हैं. वो ये जितनी शॉप्स के ऊपर भी लैपटॉप्स पड़े हैं ये सारे शॉप कीपर्स जो हैं उनकी वेबसाइट से ख़रीद के रखे होते हैं उन्होंने. अब क्या है कि सिस्टम जब उनका डायरेक्ट सेलिंग का तो इम्पॉर्टेंट वाइटल पार्ट जो है कस्टमर सर्विस. अब लैपटॉप मेरे घर आ गया. अब दूसरा तरीका तो ये कि मैं शॉप पे जाऊं, जाके मैंने लैपटॉप पसंद किया, ख़रीद के लाया, साथ उनसे पूछा इसको यूज़ कैसे करना है, अच्छा ये ऑन कहाँ से होता है, इसका ये बटन कैसे काम करता है, ये करता है. अब क्योंकि वो लैपटॉप मेरे घर आ गया तो अब मैंने ये सारे सवालात किससे पूछने, उनकी कस्टमर सर्विस पे कॉल करूँगा. उन्हें कहूँगा कि जी मुझे कंप्यूटर पहुँच गया है और इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको ऑन कैसे करना है, ये करना है, लेकिन मुझे ये बटन नहीं समझ आ रहा है, ये इसका क्या काम है, ये वाला बटन क्यों, इससे क्या होता है. तो वो मुझे बड़ी अच्छी तरह गाइड करते हैं और उनकी कस्टमर सर्विस जो है इट इज़ ऑफ एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी. इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है इसी वजह से, ताकि क्योंकि वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं. Dell has a customer relation business strategy of maintaining customer service at a high level with reducing cost. Dell Performance Management System provides a strong link between individual goals and organizational performance by including a result component, that is cost, and behavioral component, that is customer service. एक तो cost है कि अगर जितनी कम कॉस्ट करते जाते हैं उतना रिजल्ट अचीव करते जाते हैं, और बिहेवियर जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उतना बिहेवियरल कंपोनेंट इंक्रीज होता है. एट डेल बोथ लो कॉस्ट एंड हाई लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट उनके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की दो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं. Also, the system is strongly linked not only to the strategic objectives, that is low cost and high level of customer service, but also to the organizational winning culture, that is achievement of personal and business objectives through its focus on interaction between between the managers and the team members. और उन्होंने winning culture कैसे रखा हुआ है अपने within the company के मैनेजर्स और जो टीम मेंबर्स हैं उनका मैक्सिमम किस तरह वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करके वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं. इन समरी, द क्राइटेरिया मेजर्ड इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आर बिहेवियर और रिजल्ट दैट मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूनिट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनिट के भी रिजल्ट पूरे अचीव करा, ऑर्गेनाइजेशन के भी, यूनिट का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर. Performance criteria need to make a contribution to the strategic priorities. It is unlikely that a performance management system will make an important contribution to the organization bottom line if there is no clear sense of direction about where the organization and unit are going,
क्या कहते हैं, इट इज अनलाइकली दैट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम विल मेक एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएगा अगर यही ना पता हो कि डायरेक्शन कंपनी की क्या डायरेक्शन है, यूनिट की क्या डायरेक्शन है, किधर को जाना है, विजन क्या है, मिशन क्या है। दूसरी चीज, देयर इज अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन बट द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब डायरेक्शन तो पता है, कंपनी का मिशन भी पता है, विजन भी पता है कि जी कंपनी क्या चाहती क्या है, कितने अरसे में क्या करना चाहती है, लेकिन जब उसको आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर से ट्रांसलेट ही नहीं किया तो इंडिविजुअली तो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चलना, जॉब डिस्क्रिप्शन अलाइंड नहीं है मिशन विजन के साथ, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई फायदा नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ कमिंग टू सम चॉइसेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन। जब हम एक सिस्टम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या कुछ चीजें जो हैं हम उनमें से कैसे उसको चूज करते हैं। सपोज क्राइटेरिया, अब हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की हम शुरू से बात करेंगे जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम किस चीज के ऊपर जज करते हैं, परफॉर्मेंस हम किस चीज पे जज करते हैं, या तो रिजल्ट्स हैं या बिहेवियर है। फिर इसी तरह पार्टिसिपेशन, लो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, हाई एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन या कम होगी या ज्यादा होगी। टेम्पोरल डिसीजन क्या है कि शॉर्ट टर्म क्राइटेरियाज हम फॉलो कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म क्राइटेरियाज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में फॉलो कर रहे हैं। लेवल ऑफ क्राइटेरिया के इंडिविजुअल क्राइटेरिया या ग्रुप का क्राइटेरिया चल रहा है। सिस्टम ओरिएंटेशन क्या, डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेशन है। ये वो चीजें हैं जो कि सारी डिफाइन करती हैं एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ कंपनी। कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें बेसिक क्राइटेरिया के जी रिजल्ट्स हैं, बिहेवियर्स को हम नहीं देख रहे। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन लो है, शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल्स को या टीम को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंटल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा है। आप उसके बाद रिवॉर्ड सिस्टम, पे फॉर परफॉर्मेंस या पे फॉर टेन्योर पोजीशन, कि जी हर साल आप उनको इंक्रीमेंट कर देते जाएं, कि आप हर साल बाद 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर वो अगर अच्छा काम करे तो उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे, लेकिन हर साल बस आप रूटीन में 10%, तो एम्प्लॉयज़ की फिर मोटिवेशन और उनका भी वो उसी हिसाब से होता है। वो कहते हैं भाई 10 साल पूरा गुजारो, साल के बाद 10% इंक्रीज तो आपको रिवॉर्ड मिल ही जाना है, रादर देन के मेहनत करके आप गुजारें। सो दीज आर द चॉइसेस। जब हम एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो ये वो चॉइसेस हैं जो हम कर सकते हैं कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का क्राइटेरिया बिहेवियरल होना चाहिए या रिजल्ट होना चाहिए। इसी तरह रिवॉर्ड्स जो हैं वो पे फॉर परफॉर्मेंस होना चाहिए या पे फॉर टेन्योर पोजीशन होना चाहिए। Now coming to building support. What is building support? Given the many competitive projects and usually scarcity of resources, some organizations may be reluctant to implement a performance management system. अब क्योंकि resources कंपनी की limited होती हैं और उसकी वजह से और competitive और बहुत सारी चीज़ें कंपनी में चल रही होती हैं, projects चल रहे हैं, resources limited हैं, organizations वैसे ही वो रिलक्टेंट होती हैं, कहती हैं हम परफॉर्मेंस अप्रेजल तो कर ही रहे हैं, तब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इन प्लेस करने की भी कॉस्ट है, सारी चीज़ें रीडू करनी पड़ेंगी, जॉब डिस्क्रिप्शंस दोबारा से बनानी पड़ेंगी। तो वो कहते हैं कि इतने बड़े झंझट में पड़ने के बजाय लेट्स डू नॉट डू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Primarily, the reason is a lack of any perceived value added to a system that requires many resources and that seems to produce little tangible payoffs. और क्या है कि बेसिकली लोगों की परसेप्शन ये होती है कि जी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल तो कर रहे हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एम्प्लॉय को देख रहे होते हैं कि जी वो इस साल उसने सही परफॉर्म किया नहीं परफॉर्म किया। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, हम इससे आगे देखते हैं कि जी परफॉर्मेंस सही परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन क्या वो सही डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये एक इसके जो रिजल्ट्स हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म और टेंजिबल नेचर के नहीं होते, तो ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों को लगता है कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। लोग ऐसे सोचते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। The need to align organization and unit priorities with the performance management system is one of the key factors contributing to obtain much needed top management support for the system. और ये कंपनी के गोल्स को, कंपनी को और इंडिविजुअल्स को आपस में अलाइन करने के लिए टॉप मैनेजमेंट की जब तक सपोर्ट ना हो ये काम नहीं हो सकता। So that is why building support is extremely necessary and important.
और होता क्या है यूजुअली, टॉप मैनेजमेंट इज लाइकली टू आस्क, टॉप मैनेजमेंट पूछते हैं व्हाई इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। एक आंसर तो ये हो सकता है, वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्राइमरी टूल दैट विल अलाउ टॉप मैनेजमेंट टू कैरी आउट देयर विजन। कि एक आंसर तो ये हो सकता है जो बेसिक प्राइमरी चीज़ है, इसके बगैर कंपनी का जो ये टॉप मैनेजमेंट का विजन है वो नहीं बन सकता, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट प्रायोरिटीज क्रिएट इज अ क्रिटिकल टूल। क्रिटिकलिटी कि जब अलाइनमेंट आप हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि जी कौन कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। अलाउ द एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड वेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स एंड वेयर इट नीड्स टू गो, कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज जो हैं वो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कंपनी अभी कहाँ खड़ी है और क्या चाहती है, कहाँ पहुँचना चाहती है। प्रोवाइड टूल्स टू एम्प्लॉयज, मोटिवेशन, डेवलपमेंटल रिसोर्सेज सो दैट द बिहेवियर्स एंड रिजल्ट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर। और फिर जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो एम्प्लॉयज़ को एक तो मोटिवेशन मिलती है, उनको पता चलता है कि कंपनी अगर इस डायरेक्शन में इधर जाना चाहती है, कंपनी ये अचीव करना चाहती है, तो मैं ये अचीव करूंगा तो कंपनी अचीव कर सकेगी। फंडामेंटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्स दैट व्हाट्स इन इट फॉर मी। फंडामेंटली बेसिक क्या है कि जी मेरे लिए इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, ये सवाल होना चाहिए। Question to be answered convincingly. In the case of top management, the answer to the what is in it for me question is that performance management can serve as a primary tool to realize their vision. पहला सवाल हमने शुरू में बात की कि why is performance management important. टॉप मैनेजमेंट कौन होती है? जो कंपनी चला रहे होते हैं, जिनका विजन ट्रांसलेट हो रहा होता है, जो कि विजन कंपनी का बनाते हैं। मैं कंपनी का ऑनर हूँ, मैं कंपनी की टॉप मैनेजमेंट दूंगा, मैं बताऊंगा कि जी मैं अपनी कंपनी को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ। अब क्या है, मैं पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि जी व्हाई इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। तो हमने उसका जवाब दिया कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रिटिकल टूल है, एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि जी कंपनी कहाँ है, कहाँ जाना चाहती है, सो दैट वो अपने जो गोल्स हैं वो भी उसके साथ अलाइन कर लें। फिर टूल है, उनको मोटिवेशन है, डेवलपमेंटल रिसोर्सेज को उन्हें पता चलता है। फिर उसके बाद कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी अगर मैं एज बीइंग द टॉप मैनेजमेंट, अगर मेरा जो विजन है वो कैरी डाउन होगा टू द एम्प्लॉयज़, नहीं तो एम्प्लॉयज़ अपने गोल्स पे अपनी मर्जी पे चलते रहेंगे, मैं कुछ और, मेरे तो अचीव ही नहीं होगा जब तक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं आएगी। सो उनका सवाल ये होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का कि व्हाट इज इन इट फॉर मी एज एन एम्प्लॉय एंड एज अ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के लिए कि जी व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या फ़ायदा है। तो उसका जवाब ये है कि जी टॉप मैनेजमेंट के लिए ये फ़ायदा है कि वो जो कंपनी को जहाँ लेके जाना चाहते हैं, कंपनी की स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन उसी तरफ, एम्प्लॉयज़ की भी उसी तरफ मुड़ जाएगी, अलाइन हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, एम्प्लॉयज़ अगर व्हाट इज़ इन इट फॉर द एम्प्लॉयज़ अगर उस डायरेक्शन में कंपनी अपने गोल्स कंपनी के साथ अलाइन करेंगे तो खुद भी परफॉर्मेंस उनकी बढ़ेगी, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उनकी भी डेवलपमेंट बढ़ेगी। Building support for the system does not stop with the top management. Support सिर्फ top management से नहीं आती. However, all participants in the system needs to understand the role play and also receive a clear answer to what is in it for me question. क्या सपोर्ट हमने बात की कि जी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से थोड़ी आ सकती है कि जी टॉप मैनेजमेंट ने आज डिसीजन लिया कि जी हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करनी है, सिस्टम हमने डिफाइन करना है, डिज़ाइन करना है, उसको फिक्स करना है सो दैट कि हमारा विजन मिशन जो है कैरी डाउन हो सके। लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट ना करें तो सिस्टम नहीं चलेगा। दिस इंक्लूड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मीटिंग्स विल टेक प्लेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मीटिंग्स कराएं, हाउ टू हैंडल डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉयज़ एंड द सिस्टम कॉन्सिक्वेंसेज, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स बिटवीन परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड्स, इनके रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ को बताए जाएँ। एज हमने जो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, नॉट इन्वॉल्विंग पीपल इन द प्रोसेस ऑफ सिस्टम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कैन क्रिएट रेजिस्टेंस।
आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगी, लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे या रिलक्टेंट होंगे। एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में रिजल्ट इन मोर हार्म देन द गुड। क्या आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया लेकिन पहले की परफॉर्मेंस से भी आप जाएंगे बिल्कुल। Consider the role that good communication played in the launching of revamped performance management system at Bankers Life and Casualty, an insurance company. Bankers Life and Casualty क्या है? It's an insurance company specializing in insurance for senior headquartered in Chicago. In November 2000, Edward M. Burb was appointed as its new president CEO appoint हुआ 2000 में। Burb understood that Bankers Life and Casualty was facing important challenges, including new customer demands, the impact of internet, outsourcing and increased competition. ये कंपनी को ये challenges face कर रही थी। So Bankers Life engaged in a very aggressive marketing campaign उन्होंने एक start की, which included retaining actor Dick Van Dyke as its company spokesperson. उन्होंने एक एक्टर को हायर कर लिया, कंपनी का स्पोक्सपर्सन बना दिया उसे। In spite of these efforts, however, internal focus groups revealed that while employees understood the organization's strategic plan, they did not understand what role each person was supposed to play in helping the organization execute its strategy. अब जब उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया, इंटरनल उसमें पता चला कि जी कंपनी के गोल्स और स्ट्रैटेजी का तो पता है सब एम्प्लॉयज़ को, लेकिन अब जो उनको नहीं अभी तक समझ आ रही कि हर बंदे का अपना क्या रोल है उन गोल्स को अचीव करने में। How each person could help achieve the organization's strategic goals, including focusing on the following 3 areas. उन्होंने कहा 3 एरियाज के ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोप, स्केल एंड प्रोडक्टिविटी, होम ऑफिस, प्रोडक्टिविटी एंड यूनिट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये इन 3 चीज़ों के अंदर एम्प्लॉयज़ क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड गोल्स। Bankers Life realized that a better link between strategy and individual and team performance could be established by improving its performance management process. कि जी strategy और individual and team performance को कैसे improve कर सकते हैं through the performance management process. The HR department therefore proceeded to overhaul the performance management system so that 3 areas of strategic importance just outlined would be part of everyone's performance evaluation and improvement efforts. के तीनों parts को हर employee की performance evaluation को उन्होंने part बना दिया। The design and implementation of new system was a joint venture between the HR and the communication department. Communication and HR department का ये joint venture था। The first, the HR and communication team spoke candidly with the CEO about his expectations. CEO को बताई। The CEO responded with overwhelming support. CEO ने अपनी सारी support का इजहार किया, stating that the performance management system would be implemented for every employee on pre-established dates and that he would hold his team accountable for making this happen. ने कहा कि जी तमाम टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हमने ये कंपोनेंट्स ऐड करती हैं और उनको इस तरह से अचीव कर सकते हैं, और तमाम टीम्स को डेडलाइन दे दी गई कि इस डेडलाइन तक उन तमाम चीज़ों को अचीव कर लें। Then to implement the performance management system, each unit met with its vice president. During these meetings, each vice president discussed how his or her unit goals were linked to the corporate goals. और फिर हर मीटिंग उन्होंने मीटिंग्स रखी वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ, और हर यूनिट के जो वाइस प्रेसिडेंट था फिर उसके साथ मीटिंग रखी और उसका उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट गोल और उनका जो यूनिट का गोल है वो कैसे आपस में लिंक है, अलाइनमेंट कैसे उनकी है। नेक्स्ट, द ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेशंस लेड डिस्कशन सराउंडिंग गोल सेटिंग। फिर उन्होंने गोल सेटिंग की फीडबैक ली तमाम एम्प्लॉयज़ से, राइटिंग डेवलपमेंटल प्लान्स बनाए job descriptions के through. Managers were given the opportunity to share any feedback, concern and questions that they had about the program. Managers को कहा कि कोई feedback, concern वो सारी relay करें। During this forum, managers exchanged success stories and offered advice to another. एक दूसरे को advice की, success stories उन्होंने बताया हमारे डिपार्टमेंट हमने ऐसे successfully इसको implement किया दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ उन्होंने डिस्कस किया। These stories
were then shared with the CEO. The CEO then shared these stories with who reported directly to him to strengthen the visibility and support of this program. और लोगों के support के लिए CEO ने लोगों के साथ वो success stories discuss की, लोगों को बताई. In short, the performance management system at Bankers Life helped all employees understand their contribution to the organization strategic plan. Performance management system की वजह से organization के strategic plan का हर employee को पता चला. This was a key issue that motivated, ये एक key problem था जिसकी वजह से CEO motivated हुआ to give unqualified support to the system, जिसकी वजह से CEO ने अपनी full support show की to the system को. This support gave a clear message to the rest of the organization that performance management system was an important initiative. इतनी unconditional, unqualified support CEO ने provide की to the system कि तमाम employees को भी ये message गया कि जी performance management system is a serious thing और इस पे जो है that it is an important initiative, ये एक बहुत important चीज़ है. The support of the CEO and the other top executives, combined with the high degree of participation from all employees and their ability to voice concern and provide feedback regarding the system, was a critical factor in the success of performance management system at Bankers Life. Performance management system के success के लिए ये factors ने बहुत important role play किया, जिसमें कि लिबर्टी के तमाम एम्प्लॉयज़ अपनी फीडबैक और अपनी कंसर्न्स बता सकते थे, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन और सपोर्ट फ्रॉम द सीईओ एंड द टॉप एग्जीक्यूटिव्स. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3, so we'll now move on to chapter number 4, which is defining performance and choosing a measurement approach. Defining performance. Performance management system usually includes measure of both behavior, what an employee does, and results, the outcome of the employee's behavior. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि performance हम कैसे measure करते हैं, results of behavior से. The definition of performance does not include the results of an employee behavior but only the behavior themselves. Performance is about behavior or what the employee do, not about what employee produce or the outcomes of their work. Performance क्या है? It is about behavior or what the employee do. कि employee करता क्या है, not about what employee produce or the outcomes of the work. Performance हम इसको कैसे explain करेंगे example में. इसकी हम example ऐसे ले सकते हैं कि employee का behavior हम देखते हैं कि जी employee daily office आता है, उसको जो टास्क दिए हुए हैं डेली के वो क्या वो टास्क करता है या नहीं करता. अगर वो करता है तो इसका मतलब है कि उसका बिहेवियर ऑफिस में ठीक है, टाइम पे आता है, पंक्चुअल है, काम डेली टाइम पे करके देता है. अगर नहीं करता तो उसका मतलब है वो उसका बिहेवियर ठीक है. नॉट दैट कि उसका पर्सनल बिहेवियर टुवर्ड्स वर्क कैसा है. पर्सनल बिहेवियर टुवर्ड्स वर्क का मतलब है कि वो काम ठीक है, काम तो करता है लेकिन खुश दिली से नहीं करता, ठीक तरीके से नहीं करता, काम औखे सौखे बस कर देता है. उसका मतलब है कि काम जो है उसका बिहेवियर व्हाट द एम्प्लॉय डू वो तो ठीक है, लेकिन जो उसका पर्सनल है व्हाट एम्प्लॉय प्रोड्यूस और आउटकम जो है वर्क का वो ठीक नहीं है. There are two additional characteristics of behaviors that label performance. First, they are evaluative. This means that such behavior can be judged as negative, neutral, or positive for individuals and organizational effectiveness. In other words, the value of these behaviors can vary based on whether they make a contribution towards the achievement of individual, unit, or organization or goal. पहला क्या है, their evaluative behaviors को हम evaluate कर सकते हैं. Second, performance is multidimensional. This means that there are many different kinds of behaviors that have the capacity to advance organizational goals. कि behaviors बहुत तरह के होते हैं. कुछ behaviors जो की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती. As an example, consider a set of behaviors that can be grouped under the general label contribution to effectiveness of others in the work unit. This set of behaviors can be defined as work with others within and outside the unit in a manner that improves their effectiveness, shares information and resources, develops effective working relationships, builds consensus, constructively manages conflict.
अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि जी एक एम्प्लॉयर डेली ऑफिस आता है, काम करता है, अगर तो वो बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के काम कर रहा है, उनको भी सजेस्ट कर रहा है, ख़ुद भी उनसे सजेशंस ले रहा है, रिसोर्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, रिसोर्सेज शेयर कर रहा है, इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है कि उसका एक तो उसका बिहेवियर है कि वो काम कर रहा है, एक दूसरा बिहेवियर पर्सनल बिहेवियर ये है कि बाकी जितने मैंने एट्रीब्यूट्स अभी आपको दिए ये सारे उसमें मौजूद हैं. Contribution to effectiveness of others in work unit could be assessed by using a scale including anchors demonstrating various level of competences. For example, anchors could be words and phrases such as outstanding. Behavior को हम स्केल पे कैसे देख सकते हैं कि जी आउटस्टैंडिंग बिहेवियर है, एक्सेलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, बैड है. उसके और सिग्निफिकेंटली एक्सीड स्टैंडर्ड्स, fully meet standards, does not fully meet standards, unacceptable. This illustrates the evaluative nature of performance because this set of behavior is judged as positive, neutral हो सकता है या negative behavior भी हो सकता है. In addition, this example illustrates that multi-dimensional nature of performance because there are several behaviors that combined affects the overall perceived contribution that an employee makes to an effectiveness of others in the work unit. अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर ले तो लोग भी आपके साथ अच्छा बिहेव करें, काम आसानी से हो जाएगा, लोगों की इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव होगी, आपकी भी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी. In other words, we would be missing important information if we only considered, for example, shares information and resources and did not consider the additional behaviors listed earlier. जो हमने कहा कि जी इंफॉर्मेशन तो शेयर करता है लेकिन लोगों के साथ तमीज़ से बात नहीं करता और लोगों को हेल्प आउट नहीं करता. Because not all behaviors are observable, performance management system often includes measures of results or consequences that we infer are the direct result of employees behavior. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब evaluate या आप उनको observe भी नहीं कर सकते या आप उनको document नहीं, उनको scale के ऊपर rate नहीं कर सकते, तो आप फिर results भी देख रहे होते हैं कि result आपके क्या बता रहे हैं कि आपके behavior की direct behavior की वजह से results कितने improve हो रहे हैं. Take the case of a salesperson whose job consists of visiting clients to offer them new products or services. The salesperson supervisor is back at the office and does not have an opportunity to observe. ये हमने first session में भी discuss की थी example. Observe the salesperson behavior first hand. In this case, sale volume may be used as a proxy for behavior measure. In other words, the supervisor makes the assumption that if the salesperson is able to produce high sales figure, then she is probably engaging them in the right behavior. अगर उसकी सेल्स बहुत बढ़ रही है, सेल्स की फिगर हाई है, तो इसका मतलब है कि उसका बिहेवियर अच्छा ही है, तो लोगों को वो बेच सक रहा है चीज़ें. लोग उससे तभी खरीदेंगे ना अगर अच्छे तरीके से बेचेगा, अच्छे बिहेवियर से, अच्छे तरीके से लोगों से बात करेगा. Now coming to determinants of performance, a combination of these factors allows some people to perform at higher levels than the others. One is declarative knowledge, procedural and motivation. ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि परफॉर्मेंस को रीइंफोर्स करती हैं. ये अगर फैक्टर्स किसी भी पर्सन में, इंडिविजुअल में हो, तो वो बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करेगा. अब ये फैक्टर्स क्या हैं? डेक्लेरेटिव नॉलेज is information about the facts, things, including information regarding as given task, requirement, label, principles and goals. डिक्लेरेटिव नॉलेज ये कि जी आपको पता है कि आपका गोल क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने ऑफिस के टाइमिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है. कोई भी टास्क करने के लिए आपको जो नॉलेज रिक्वायर्ड है कि आपने इस टास्क को कैसे करना है, वो दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेटिव नॉलेज. कमिंग टू द सेकेंड वन, प्रोसीजरल नॉलेज. Procedural knowledge is a combination of knowing what to do and how to do it. It includes cognitive, physical, perceptual, motor and interpersonal skills. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि procedural knowledge है. Simple words में कोई काम करना है तो कैसे करना है. मैंने एक टेबल है, टेबल उठा के यहाँ से my task है कि मैंने टेबल वहाँ पहुँचानी है. कैसे पहुँचानी है? फिजिकली उठाना है, किसी की हेल्प लेनी है, या कोई प्रोसीजर फॉलो करना है कि टेबल को उठाने से पहले मैंने टेबल के ऊपर कपड़ा डालना है या टेबल के साइड पे हैंडल्स फिक्स
करके उधर लेके जाना है, या टेबल ज़्यादा भारी है किसी और की हेल्प लेनी है, या मैंने ट्रॉली लेके आनी है ट्रॉली पे रख के उधर लेके जानी है, वैसे नहीं मैं लेके जा सकता। ये सारी प्रोसीजरल नॉलेज है। देन कम्स मोटिवेशन। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ चॉइस बिहेवियर्स। First one is choice to expand effort. For example, I will go to work today. कि motivated, I am motivated enough कि जी मैं सुबह ऑफिस जाना है, मुझे पता है ऑफिस जाना है, मैंने अपनी जॉब पे पहुंचना है, लेकिन अगर मैं नहीं जाता, मैं डीमोटिवेटेड, मैं कहता नहीं। तो दिस इज चॉइस टू एक्सपैंड एफर्ट, दैट आई विल गो टू वर्क टुमारो। चॉइस ऑफ लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर एग्जाम्पल आई विल पुट इन माई बेस्ट एट वर्क, कि मैं ऑफिस सुबह जाऊंगा, पहले तो एक्सपैंड एफर्ट है, उसके बाद लेवल ऑफ एफर्ट है कि मैं सुबह ऑफिस पहुंच गया, उसके बाद मैं आज पूरी जान मार के मेहनत करके मैं ये काम कंप्लीट कर दूंगा। या मैं आई विल नॉट ट्राई वेरी हार्ड, मैं बस कर दूंगा, देखूंगा टाइम मिला, मेहनत से नहीं मैं कर सकता। फिर है चॉइस टू परसिस्ट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट लेवल ऑफ एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव अप आफ्टर लिटिल वाइल वर्सेस आई विल परसिस्ट नो मैटर वॉट। Choice to persist in the expenditure of that level of effort, कि मुझे आई एम एनफ मोटिवेटेड कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और ये काम मैं आखिर दम तक मैं कोशिश पूरी करूँगा। कि सपोज़ मुझे कहीं जाना है और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं अपने बॉस के पास जाता हूँ और मैं उससे एक्सप्लेन करता हूँ मुझे छुट्टी इसलिए चाहिए, वो मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, मैं पूरी कोशिश कर लूँगा आखिर वक्त तक कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दें, छुट्टी चाहिए, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इस वजह से चाहिए, मैं आई विल हेल्प यू सम अदर टाइम, जब कहीं किसी ओकेजन के ऊपर किसी और कोई और फैकल्टी मेंबर या कोई नहीं होगा तो मैं तब आई विल वर्क, मैं किसी हॉलीडे वाले दिन भी आके काम कर लूँगा और इस तरह से, तो मुझे छुट्टी चाहिए। या ये कि ठीक है मैं आपसे, मैंने जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा मुझे छुट्टी चाहिए, उसने कहा नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती, मैं ठीक नहीं मिल सकती, ना सी मैं नहीं लेता छुट्टी। सो या मैं उससे कहता हूँ कि सर छुट्टी चाहिए मुझे, वो कहता नहीं छुट्टी मिल सकती, मैं कहता हूँ कि सर नहीं मुझे ज़रूरी चाहिए, वो कहता है कि नहीं यार आजकल बहुत सारे लोग छुट्टी पे हैं तो आजकल नहीं मिल सकती, फिर कभी आप छुट्टी ले लेना। मैं कहता हूँ कि सर छुट्टी तो चाहिए थी आप, तो कह के नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती, मैं ठीक है नहीं मिल सकती तो ठीक है। एक है कि जी मैं कहूँ कि नहीं सर मुझे इस वक्त छुट्टी चाहिए और नो मैटर व्हाट मैं उसके पीछे पड़ जाऊँगी, छुट्टी चाहिए। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चॉइसेस, चॉइस ऑफ बिहेवियर्स इन द मोटिवेशन। पहला क्या है, चॉइस टू एक्सपैंड एफर्ट। दूसरा क्या है, चॉइस ऑफ लेवल ऑफ एफर्ट। फिर एक्सपैंड एफर्ट में तो कि जी मैं ये काम करूँगा, लेवल ऑफ एफर्ट बहुत मेहनत से करूँगा या बस ऐसे कर दूँगा। यह है परसिस्ट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट लेवल ऑफ एफर्ट, कि बस मैं पीछे पड़ जाऊँगा, करके छोड़ूंगा, या मैं कोशिश करूँगा अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो ना से। नाउ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग परफॉर्मेंस, हमने बात की थी डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और मोटिवेशन। डिक्लेरेटिव नॉलेज में हमने बात की थी कि जी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, गोल्स आ जाते हैं। प्रोसीजर नॉलेज में कॉग्निटिव स्किल्स हैं, साइकोमोटर स्किल्स हैं, फिजिकल स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ये क्या है, प्रोसीजर है, प्रोसीजरल नॉलेज है। मोटिवेशन में क्या है, चॉइस टू परफॉर्म, लेवल ऑफ एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच डिटर्मिन द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम इन 3 चीज़ों पर डिटर्मिन कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। The 3 determinants have a multiplicative relationship such that performance is equals to declarative knowledge multiplied by procedural knowledge multiplied by performance. If any of the determinants have a value 0, then performance also have a value 0. हम performance को कैसे measure कैसे करते हैं, हम basically performance measurement देख रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं जी ये 3 determinants हैं। अगर declarative knowledge, अब suppose कोई भी example ले लेते हैं, declarative knowledge अगर मेरी 0 है, मुझे पता नहीं है कि ये जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं इस यूनिवर्सिटी में काम तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं, या क्या मेरी 0 नॉलेज है, तो ये अगर 0 हो जाएगी तो मेरी परफॉर्मेंस 0 है। प्रोसीजर नॉलेज के इस यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर नहीं है,
सपोज़ मैं एक स्टूडेंट हूँ, अप्लाई करूँ यूनिवर्सिटी को, मुझे पता ही नहीं प्रोसीजर क्या है, कैसे वहाँ मैंने पर्सनली जाके इंटरव्यू देना है, क्या करना है, मेरे स्किल्स क्या, कहाँ इंटरपर्सनल में उनसे बात कैसे करनी है, उनसे पूछना कैसे, ये अगर मेरी ज़ीरो है तो फिर ज़ीरो है। मोटिवेटेड नहीं हूँ मैं कहता हूँ यार दिल नहीं करा जाने का, ऐसी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ये वो, फिर ज़ीरो। कोई भी एक कॉम्पोनेंट ज़ीरो हो तो आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, consider the case of Jane, a sales clerk who works in a national clothing retail chain. Jane has excellent declarative knowledge regarding the merchandise. Specifically, she knows all the brands, prices, sizing charts, and sales promotions. We would consider her declarative knowledge to be very high, क्योंकि उसको सारे साइज भी पता है, सेल प्रमोशन पता है, ब्रांड्स पता है, तो वो टेक्सटाइल नेशनल क्लॉथिंग रिटेल स्टोर है, तो उसकी डेक्लरेटिव नॉलेज तो बहुत अच्छी है। We would consider Jane is also intelligent and physically able to conduct all the necessary tasks. We would consider Jane's procedure knowledge to be very high, कि वो intelligent भी है, उसके skills भी अच्छे हैं और वो physically भी ठीक है, तो उसकी procedure knowledge भी ठीक है, very high है। Jane does not, however, show motivation to perform. अब वो काम तो करती है लेकिन motivated नहीं है, तो उसकी motivation कम है। When customers enter the store, she does not approach them. Customer store में आता है तो वो उनके पास नहीं जाती, बस खड़ी रहती है वहीं पे। इंस्टेड शी सिट्स बिहाइंड द कैश रजिस्टर एंड टॉक्स ऑन द फोन, और वो कैश रजिस्टर के पीछे बैठ के लोगों से फ़ोन पे बात करने लग जाती। हालांकि अगर मोटिवेटेड हो तो जाए उनके पास, जाकर उनसे पूछें आप क्या ख़रीदने आए हैं, कहाँ कौन सा चाहिए, साइज़ निकाल के बताएं, हर चीज़ उनको मैं उनको सेलिंग अपनी बढ़ाए। When her manager is in the store, she knows a high level of effort, but her core workers complain that as soon as the manager leaves, Jane stops working. अब वो जब तक मैनेजर ऑफिस में वो स्टोर में रहता है उस वक्त तक तो बड़े मोटिवेटेडली काम करती है, घूमती फिर रही होती है, जैसे ही मैनेजर जाता है वो चुप कर जाकर बैठ जाती है। Her overall performance therefore is likely to be poor. उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पुअर है, because although she has the declarative and procedure knowledge necessary to do the job, उसके पास दोनों नॉलेज हैं जो इस काम को करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, she is not motivated to apply them to her job. लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है कि उस इन नॉलेज को अप्लाई करे अपनी जॉब को, और अपने जब उसका सुपरवाइज़र या उसका मैनेजर जो है वो पास नहीं होता, जब उसे नहीं देख रहा होता। So this is what how you measure performance. Determinants ये हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के, डेक्लेरेटिव, प्रोसीजरल एंड जो है मोटिवेशन। We can think of a handful of individuals who have achieved the top level of performance in their fields. अब हम कुछ ऐसे examples डिस्कस कर लेते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा अपनी fields में achieve किया है। Think about Tiger Woods, golf, as a golf player, Bill Gates as a Microsoft founder and businessman, Bobby Fischer as a chess player, Thomson Edison as an inventor, and Socrates as a philosopher. ये सारे examples हैं। How did they achieve this such excellence? उन्होंने इतनी excellence कैसे achieve की? What made these individuals performance so extraordinary? उन्होंने अपनी performance को इतना extraordinary कैसे बनाया? How were they able to improve their performance consistently, even when others would believe they had reached a plateau? उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इतना ज़्यादा परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली उन्होंने बढ़ाया, जबकि बाकी लोग जो उनके कंपेटिटर्स थे उन्होंने कुछ अरसे के बाद उनकी परफॉर्मेंस रुक गई। What these individuals have in common is that they devoted large number of hours to deliberate practice. इन सब ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मेहनत की प्रैक्टिस में, डेलिब्रेटेड खुद प्रैक्टिस करने में बहुत मेहनत की। Deliberate practice is different from regular practice and from simply working many hours a week. हर हफ्ते बहुत ज़्यादा घंटे काम करने से different है ये deliberate practice. It is something else. Professor K. Anders Erickson of Florida State University gives the following example. उन्होंने एक example दी प्रोफेसर साहब ने कि simply hitting a bucket of balls is not deliberate practice, which is why most golfers don't get better. ने कहा जी कि जो गोल्फ लोग खेलते हैं वो यहाँ से स्टिक से बॉल को मारा और सीधा वो होल के अंदर चली गई, बकेट के अंदर चली गई बॉल, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिस। इसी वजह से लोगों की जो गोल्फ खेलने की स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं होती।
hitting an 8 iron 300 times with the goal of leaving the ball within the 20 feet of pin 80% of the time, continually observing results and making appropriate adjustment, doing that for hours every day, that's deliberate practice. और कहा जी कि ऐसे घुमाई, स्टिक घुमाई और उन्होंने बॉल उसके अंदर डाल ली, तो ये प्रैक्टिस नहीं है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस ये है कि आपने 300 टाइम्स उसको, अपनी जो क्लब है, जो स्टिक है, उसको घुमाया, उसको उससे आपने और जो बॉल है उसको हिट किया, और जो बॉल है वो कम से कम जो पिन के 20 फुट तक 80% ऑफ द टाइम 20 फुट की रेंज में गिरनी चाहिए, और कंटिन्यूसली और अपने और रिजल्ट्स को आप ऑब्जर्व करें, उनको मॉनिटर करें और उसमें एडजस्टमेंट्स करें। पहले अगर बहुत ज़ोर से हिट किया था, फिर ज़रा और कम उससे करें ताकि बहुत दूर ना जाए, फिर उससे कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करें, और फॉर आवर्स एवरी डे, हर रोज़ कई घंटे आप ये काम करें। दिस इज़ डेलिब्रेट प्रैक्टिस, कि आपने इन सिंपल वर्ड्स, उन्होंने कहा कि जी डेलिब्रेट प्रैक्टिस ये नहीं है कि एक ही काम आप रोज़ करते जाएं, जी हर रोज़ कर रहे हैं ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस है, हर रोज़ गोल्फ खेल रहे हैं जी ये प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, आप हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर रोज़ गोल्फ खेल रहे हैं, कई घंटे प्रैक्टिस खेलते हैं, लेकिन आप हर एक शॉट के साथ फिर उसको एडजस्ट करते हैं। आप उसको देख रहे हैं कि जी मेरा रिजल्ट ही, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कि मैं बॉल ज़रा और कम ज़ोर से हिट करूं, या मैं लेफ्ट से उसको हिट करूं या राइट से हिट करूं तो मेरी बॉल सही जगह पे जाएगी। सो दैट इज डेलिब्रेट प्रैक्टिस। टॉप परफॉर्मेंस इन ऑल फील्ड्स engage in deliberate practice consistently daily including weekends। टॉप परफॉर्मेंस जो है उन्होंने deliberate practice daily consistent रोज करते हैं, weekends पे भी करते हैं। The famous pianist Vladimir was quoted as saying, बहुत एक फेमस पियानो बजाने वाला है व्लादिमीर, जिसने ये कहा, If I don't practice for a day, अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं करता, I know it, एक दिन में प्रैक्टिस ना करे तो मुझे पता होता कि मैंने एक दिन प्रैक्टिस नहीं की। इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर 2 days, अगर मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करता तो माई वाइफ नोज इट। फिर 2 दिन के बाद जब मैं पियानो बजाता हूँ, एक दिन के बाद मैं पियानो बजाऊं तो सर मुझे ही पता होता है कि मैंने कल प्रैक्टिस नहीं की। 2 दिन के बाद पियानो बजाऊं तो मेरी जो पियानो बजाने में फ़र्क इतना आ जाता है कि मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को पता चल जाता है कि इसने 2 दिन से पियानो नहीं बजाया। इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर 3 days, अगर मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करता, तीसरे दिन जो है दुनिया मेरे जो पियानो बजाने की स्किल है उसको वो जज कर लेती है कि जी इसका पियानो आज ये ठीक नहीं बजा रहा, इसने लगता है 2-3 दिन से प्रैक्टिस नहीं। सो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज अमेजिंगली इम्पोर्टेंट। सो नाउ कमिंग टू द स्टेप्स इन डेलिब्रेट प्रैक्टिस। हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते कैसे हैं? 5 स्टेप्स हैं। परफॉर्मेंस, अप्रोच परफॉर्मेंस विद द गोल ऑफ गेटिंग बेटर एंड बेटर, कि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं कि हमने इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे करना है, अपने गोल को अचीव कैसे करना है और पहले से बेहतर कैसे होना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आर यू परफॉर्मिंग, फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग्स द वे यू डू, कि आप क्या परफॉर्म कर भी रहे हैं या आप जिस तरह परफॉर्मेंस को देख रहे हैं क्या परफॉर्मेंस वैसे इंक्रीज हो भी रही है। वंस योर टास्क इज फिनिश, एक दफा आपका टास्क एक कंप्लीट हो गया, फिनिश, सीक परफॉर्मेंस फीडबैक फ्रॉम एक्सपर्ट सोर्सेज एंड द मोर सोर्सेज द बेटर। जैसे हमने गोल्फ की बात की, गोल्फ एक दफा मैंने यहाँ से हिट की, बॉल गई वहां पे, अब मैं क्या करता हूँ कि फीडबैक लेता हूँ और लोगों से, सीनियर लोगों से, उनसे पूछता हूँ मैंने ठीक हिट किया था। अगर वो कहता है नहीं आपने जरा ऐसे करके हिट करते, नेक्स्ट टाइम करते, फिर मैं उनसे पूछता अब ठीक था। कंटिन्यूसली एक फीडबैक का प्रोसेस है, लोगों से मैं सजेशंस ले रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्ड मेंटल मॉडल्स ऑफ योर जॉब, योर सिचुएशन, योर ऑर्गेनाइजेशन, कि मैंने मेंटली सोचा हुआ है दिमाग में कि मैंने मॉडल, एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि जी मैंने अगर गोल्फ की बॉल को हिट करना है तो इस तरह से हिट करना है तो उधर जाती है, इस तरह हिट करूँ तो उधर जाती है। मैंने मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस की हुई है। ऑफिस में भी मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है कि जी मेरा ऑफिस इस तरह का ऑफिस है, मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऐसे अचीव करनी है। रिपीट स्टेप्स 1 to 4 कंटिन्यूसली एंड ऑन गोइंग बेसिस, कि हमने जो पहले 4 स्टेप्स डिस्कस किए हैं बार बार उन्हीं को हम रिपीट करते जाएं, ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर उसको देखते जाएं। सो 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है?
अपनी परफॉर्मेंस को जज करना है, अपने आप को गोल्स को कि हम बेहतर से बेहतर मैं कैसे हो सकता हूँ। फिर अपनी परफॉर्मेंस को देखना है कि क्या मैं जैसे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ परफॉर्मेंस ही है या नहीं है। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन, फीडबैक। फिर फोर्थ क्या है कि मेंटल मॉडल्स कैसे मैं डेवलप करूँ। फिर इन्हीं 4 स्टेप्स को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट अ डेलिब्रेट प्रैक्टिस इज। Now we have come to the end of today's lecture. सबसे पहले we have discussed the individual and team performance, कैसे हम उसमें क्या components हैं, इसको कैसे increase कर सकते हैं, alignment क्या है individual की और team performance की, और वो eventually कैसे organizational goal को कैसे reinforce करती है। फिर हमने choices and performance management system design में हमने choices देखी कि ये करें तो ये सही, इस तरह से हम design में क्या क्या हम options हम changes कर सकते हैं। कि उसमें हमने देखा कि रिजल्ट वर्सेस बिहेवियर हो, या हमने रिवॉर्ड्स में देखा था कि रिवॉर्ड के अंदर पे ऑफ हों या फिर उसके अंदर जो है एनुअल हों, तो वो किस तरह से उसको रिवॉर्ड्स, आप कौन सा रिवॉर्ड चूज़ कर सकते हैं। आपने एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिज़ाइन बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट्स होने चाहिए। फिर हमने बिल्डिंग सपोर्ट के टॉप मैनेजमेंट से लेके तमाम एम्प्लॉयज़ की हमें सपोर्ट क्यों चाहिए है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने उसकी केस स्टडीज़ भी डिस्कस की। फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था सेक्शन 2 का। फिर हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया सेक्शन 2 का, जो था डिफाइनिंग परफॉर्मेंस एंड चूजिंग अ मेजरमेंट अप्रोच पे। तो डिफाइनिंग, उसके बाद हमने परफॉर्मेंस दोबारा डिफाइन की, परफॉर्मेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं परफॉर्मेंस के, कि ये कंपोनेंट्स हों तो परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी। फिर हमने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की बात की, डेलिब्रेट प्रैक्टिस होती क्या है और डेलिब्रेट प्रैक्टिस के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये हमने डिस्कस किए in detail. So now we have come to the end of this session. Thank you very much.